Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Here I come with your second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution, and it is my third video from this chapter. हम अपने प्रीवियस वीडियोस में आप समझ चुके हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उससे क्या क्या चेंजेज आए। आपने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी को भी अच्छे से जान लिया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस तथा जो आइडियाज़ थे सोशलिस्ट के, आप उनके बारे में भी समझ चुके हो। तो आप काफ़ी कुछ इस लेसन के बारे में जान गए हो और आज हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया जो था वो यूरोप के मुकाबले बहुत ही कम इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ था। यदि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से हम रशिया को कंपेयर करते हैं तो अभी रशिया के अंदर बहुत ही कम फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो पाई थी। हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो सोशलिस्ट हैं उनके आइडियाज़ बहुत पावरफुल और वंडरफुल हैं, लेकिन अभी तक वो पार्लियामेंट में अपनी सीट नहीं बना पाए थे। उन्होंने पावर को कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन 1917 में वो अक्टूबर रेवोल्यूशन करते हैं और पावर को, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। अब रशियन रेवोल्यूशन क्या हुआ? रशियन रेवोल्यूशन जब फरवरी रेवोल्यूशन होता है 1917 में, तो जो किंग है वो अपनी पोस्ट को छोड़ देता है, यानी अपने क्राउन को छोड़ देता है। और अक्टूबर में जो इवेंट्स होते हैं, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, तो उसके कारण सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो फरवरी रेवोल्यूशन प्लस अक्टूबर रेवोल्यूशन, इन सारे इंसिडेंट्स को मिला दिया जाए तो बनता है रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन अभी आपने ये केवल एक आइडिया लिया है। अब हम धीरे धीरे रशियन रेवोल्यूशन क्या था, अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था, रेवोल्यूशन हुआ क्यों, और पूरे रशिया के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे हमने बात की, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बुर्बन डायनेसिटी के रूलर्स रूल कर रहे थे, जैसे लुई 15, लुई 16, लुई 17। वैसे ही रशिया के अंदर रोमनोव डायनेसिटी के रूलर जार निकोलस सेकंड रूल कर रहे थे। आप यहाँ पर मैप देख सकते हो। ये मैप आज का यूरोप है, जो कि बहुत आपको अलग अलग कलरफुल दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उस समय रशिया के पार्ट्स कौन कौन से स्टेट थे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये फिनलैंड है, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, ये सारी रशियन एम्पायर का पार्ट होते थे। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के भी कुछ स्टेट्स थे जो कि रशिया की बाउंड्री के अंदर आते थे, और वो थे जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया। अब आपने रशिया का फिज़िकल फीचर समझ लिया है कि रशिया की बाउंड्रीज़ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती थी। अब हमें वहाँ के रिलीजन को भी समझना पड़ेगा, तभी तो हमें समझ आएगा कि पीपल रिवॉल्यूशन क्यों कर रहे थे। ओके, रशिया के अंदर मेनली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर अलग अलग डेटीज़ को फॉलो किया जाता है, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, तो वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। क्रिश्चियंस केवल एक तरह के नहीं होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स की रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, ये सब कैथोलिक्स जो क्रिश्चियनिटी है उसी के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे आपके भगवान
शिव, कृष्ण और दुर्गा माता, तो समथिंग लाइक दैट। अब रशिया के अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, बट इट डजेंट मीन कि वहाँ पर कोई और रिलीजन फॉलो ही नहीं किया जाता था। वहाँ पर कैथोलिक्स को फॉलो करने वाले लोग भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स को भी फॉलो करते थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। अब आपने रशिया की फिजिकल फीचर्स समझ लिया, अब आप रशिया के रिलीजन्स को भी जान चुके हो। अब बात करते हैं वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी की। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ पे अटेंशन। जो 85% पॉपुलेशन थी रूस की, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी अपने लाइवलीहुड के लिए, और ये परसेंटेज इतनी ज़्यादा थी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी की, जो बाकी किसी भी यूरोपियन स्टेट के अंदर नहीं थी। यदि हम रशिया की एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी को बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे जो जर्मनी है, वहाँ पर केवल 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और फ्रांस के अंदर 40% पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स होते हैं वो केवल अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ही प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि वो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि वो इतनी प्रोडक्शन कर रहे थे जिससे वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद बाकी बचे ग्रेन्स को मार्केट में बेच देते थे। और इसी तरह से जो रशिया है वो एक मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर बन गया था। अब एग्रीकल्चर की बात करने के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट आती हैं इंडस्ट्रीज़। डियर स्टूडेंट्स, रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ही कम थी, क्योंकि जब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंड है तो इंडस्ट्रीज़ आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत कम थी। जो मेन इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी थे रशिया के वो थे पीटर्सबर्ग और मॉस्को। हाँ, अभी धीरे धीरे रेलवे का एक्सपेंड किया जा रहा था, और रेलवे के आने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और लोगों के पास थोड़ी बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो गई थी। अब नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही थी तो मैन, वुमन, चिल्ड्रन सब इंडस्ट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन वहाँ पर उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वर्कर्स काम करते थे उनके वर्किंग आवर्स बहुत लेंदी थे। उन्हें 12 to 15 आवर्स तक काम करना पड़ता था, और वो भी बैड वर्किंग कंडीशंस में। और यदि हम उनके वर्किंग आवर्स को उनकी वेजेस से कंपेयर करें तो वो बिल्कुल ही कम थी, उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। अब क्या केवल मैंने बात की मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की, तो हम बात कर लेते हैं पहले वुमेन की। टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो लेबर्स की थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसका 31% वुमेन भी इंडस्ट्रीज़ में एज ए लेबर काम करती थी। लेकिन मैन के कंपैरेटिवली उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, 1/2 and 3/4 ऑफ मैन्स वेजेस। अब जो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम उन्हें सुपरवाइज़ करती थी, ये इंश्योर करने के लिए कि जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो वर्कर्स तक पहुँचे, और उनके वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड होने चाहिए। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स फेल्ड प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर वर्किंग डे मेनली 15 आवर्स तक होता था, जबकि जो लार्ज फैक्ट्रीज़ थी वहाँ पर उनका वर्किंग आवर्स 10 to 12 आवर्स होते थे। और जो उनके अकोमोडेशन था वो भी डॉर्मेंट्रीज़ में किया गया था। तो वर्कर्स ने इस तरह से उनके अंदर जो
डिफ्रेंशिएट किया गया था, उसके आधार पर वर्कर्स ने अपने आप को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। कुछ ऐसे थे जो कि अभी भी गांव से लिंक बना कर रखे हुए थे और वहां पर वापस जाना चाह रहे थे, जबकि कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो सिटीज़ के अंदर परमानेंटली आकर के रहने लगे थे। वर्कर्स ने अपने आप को स्किल के बेस पर डिवाइड कर लिया था। जो मेटल वर्कर्स थे वो कहते थे कि मेटल वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उन्हें सुपीरियर समझा जाए और उनको वेजेस भी दूसरे वर्कर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती थी। लेकिन जब बात इनजस्टिस की होती या स्ट्राइक की होती तो ये सब अपने सारे डिफ्रेंशिएशन को भुला करके एक साथ हो जाते थे। और ऐसी ही हमें जो स्ट्राइक्स थी वो 1896 से 1897 के बीच में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और 1902 में मेटल इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिली। यानी कि जब बात यूनिटी की आती है तो कोई भी डिफरेंस उनको अलग नहीं रख सकता था और वो तुरंत ही यूनाइट हो जाते थे। और मेटल वर्कर्स यहाँ पर लीड करते थे क्योंकि वो जानते थे कि मेटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने के लिए वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स और एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब ये बात हो गई है वर्कर्स की। अब हम बात करते हैं पीजेंट्स की। जब हम रूरल एरियाज़ में या विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर जो मोस्टली लैंड है वो किंग, नॉबल्स और चर्चेस के अंडर होती थी। लेकिन जब बात आती कल्टीवेशन की तो कल्टीवेशन केवल पीजेंट्स ही करते थे। ऑनर, किंग, नॉबल्स और क्रिश्चियंस होते थे, चर्चेस के जो फादर्स होते थे उनके अंडर में बहुत सारी लैंड होती थी, वो कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन जब बात एग्रीकल्चर की होती तो पीजेंट्स ही करते थे, ये लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे। तो लेबर्स की तरह, वर्कर्स की तरह पीजेंट्स ने भी अपने आप को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। लेकिन ये हेट करते थे नॉबल्स से बहुत ही ज़्यादा। नॉबल्स ने जो लैंड एक्वायर की थी वो उनको उनके पोजीशन के बेस पे नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने वो लैंड जार को खुश करके प्राप्त की थी। तो इसलिए जो रसिया के पीजेंट्स थे वो नॉबल से बहुत ज़्यादा हेट करते थे। और जैसा कि हमने फ्रांस और ब्रिटेन के केस में पढ़ा था कि फ्रांस और ब्रिटेन के जो पीजेंट्स हैं उन्होंने अपने लीडर्स को सपोर्ट किया था, उन्होंने फाइट की थी अपने राइट को पाने के लिए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने बहुत सी बैटल्स में हेल्प की थी अपने किंग को। ऐसा कुछ हमें रशिया में देखने को नहीं मिलता है। रशियन के जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स की लैंड को हड़पना चाहते थे, उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए बहुत सारे पीजेंट्स ने रेंट पे करने से मना कर दिया और उन्होंने धीरे धीरे करके अपने लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करना शुरू कर दिया। 1902 में साउथ एशिया में मर्डर के सिचुएशंस के केसेस हमें बहुत सारे देखने को मिले। लेकिन 1905 तक आते आते ऑल ओवर रशिया में ऐसे ही मर्डर्स होने लगे थे। पीजेंट्स अपनी नॉबल्स के लैंड को हड़पने के लिए उनका मर्डर कर रहे थे। लेकिन जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने लैंड को इंडिविजुअली अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड करना शुरू कर दिया था। जो भी लैंड उनके पास आती थी तो जो भी पीजेंट्स उसमें शामिल होते थे, उनकी क्या नीड्स हैं, उसकी फैमिली की क्या नीड्स हैं, इसको देखते हुए वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडे वीडियो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपने रशिया के फिजिकल फीचर्स यानी कि रशिया की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक थी,
इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रीज़ कैसे आई, उससे क्या क्या बेनिफिट रशिया को हुए, वहाँ के वर्कर्स की सिचुएशन कैसी थी, और पीजेंट्स ने अपने आप को कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया और लैंड को कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आप सब पढ़ चुके हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 1905 का रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस आपको स्टडीज़ में हेल्प कर रही हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। यदि ये आपके लिए हेल्पफुल हैं तो एक बिग 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 थम्स अप बनता है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हैव ए गुड डे।